Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to start a new chapter of civics, chapter 3, that is electoral politics. So, students, it's a very important and interesting chapter of civics. So, students, in this chapter, we will discuss about that why do we need elections, what makes an elections democratic? Is it good to have political competition? And what is our system of elections? Electoral constituencies, reserved constituencies, voter list and so on. So students, इस चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर रीड किया था इस बुक का. दो चैप्टर्स हम रीड कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक. बट दिस इज़ अ डिफरेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक. इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं डिफरेंट चैप्टर इस बुक का. इसमें हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी में किस तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है, और जिसमें जो लोग होते हैं डेमोक्रेसी में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एक सरकार को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, और जिसकी मेजॉरिटी होती है वो पार्टी जो होती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है और इलेक्शंस इम्पॉर्टेंट क्यों है और डेमोक्रेसी के लिए यूज़फुल किस अकॉर्डिंग है. और इस चैप्टर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है बिटवीन द पॉलिटिकल अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज किस अकॉर्डिंग लोगों की सर्विंग करता है और किस तरीके से ये इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं. तो कहीं ना कहीं जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का वो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. सो इन दिस रिगार्ड दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ सिविक्स. सो हमारी इंडिया में किस अकॉर्डिंग इलेक्शंस होते हैं और कौन सा जो फॉर्मेशन है किस अकॉर्डिंग इलेक्शन करवाता है, किस अकॉर्डिंग मीन्स कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है इसके लिए, और कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, वोटर लिस्ट क्या होती हैं. तो डिफरेंट एस्पेक्ट जो है हम इस चैप्टर में रीड करेंगे और किस तरीके से इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहता है फ्री और फेयर इलेक्शंस को करवाने में. ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल भी है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाई इलेक्शंस. इलेक्शंस क्यों होते हैं. तो इसके लिए सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है, एक ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है. इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ द न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपर से ली गई एक रिपोर्ट है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. सो लेट्स रीड. द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट. An expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. The organizers assure and reassure the crowd that he would be here any moment. The crowd stand up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hope that he has come. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया गया, एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर का जिसमें लिखा है कि आधी रात का समय है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में जो भीड़ है वो पिछले 5 घंटों से 5 आवर्स से बैठी हुई है एक चौक पर एक शहर के, और अपने लीडर के आने का इंतजार कर रही है, वेट कर रही है. और जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं वो बार बार भीड़ को यह अश्योर कर रहे हैं कि उनके जो लीडर हैं वो किसी भी समय आते होंगे. और बार बार भीड़ जो है वो खड़ी हो जा रही है जब भी कोई व्हीकल उस रास्ते से गुजरती उस जगह से गुजरती है जहां से अपने लीडर का इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति. जो लीडर है उनका नाम है मिस्टर देवीलाल, जो हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं. हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन द करनाल ऑन थर्सडे नाइट. उनको करनाल में एक मीटिंग एड्रेस करनी है थर्सडे को. The 76 years old leader is a very busy man these days. और ये लीडर जो है वो 76 ईयर्स के हैं और वो इन दिनों बहुत बिजी चल रहे हैं. His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He had already addressed 9 elections meetings since morning. और उनका जो दिन की शुरुआत होती है वो 8 बजे से होती है और 11 बजे तक, ठीक है, चलती है वो रात के. ठीक है, तब तक वो बिजी रहते हैं. और उन्होंने मॉर्निंग से लेकर आज
9 इलेक्शन एड्रेस कर चुके हैं मीटिंग्स को, ठीक है, एंड बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 मंथ्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन। और कहीं ना कहीं लगातार एड्रेस करते आ रहे पब्लिक मीटिंग्स को 23 मंथ्स से, और इस इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये एक आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर से लिया गया है, तो अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। So students, this newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987। तो ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में है जो 1987 में हरियाणा में हुए थे। The state had been ruled by the Congress party led government since 1982। It means कि जो स्टेट है वहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी 1982 से उनका रूल था वहां पर। Chaudhary Devi Lal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh Struggle for Justice and formed a new party। So students, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो चौधरी देवीलाल थे उन्होंने ये एक अपोजिशन लीडर थे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, एक मूवमेंट को लीड किया जिसका नाम था न्याय युद्ध, और इसका मीनिंग होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, मीन्स जस्टिस के लिए स्ट्रगल करना। तो इन्होंने न्याय युद्ध एक मूवमेंट चलाया और एक नई पार्टी का गठन किया, फॉर्मेशन किया, दैट इज लोक दल। ठीक है, तो इन्होंने एक नई पार्टी बनाई। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the election। और इस पार्टी ने कई अपोजिशन पार्टीज को अपने साथ ज्वाइन करवाया ताकि वो कांग्रेस को इलेक्शंस में फेस कर सके, और काफी सारी पार्टीज भी इसमें मिक्सड अप हुई। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल said that if his party won the election, his government would waive the loans of the farmers and small businessmen। और देवीलाल ने ऐसा कहा, देवीलाल ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ऐसा कहा कि अगर उनकी पार्टी जो है वो मेजोरिटी से अगर जीतती है तो उनकी सरकार फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन को माफ करेगी। ही प्रॉमिस दैट ही वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। और उसने ऐसा प्रॉमिस किया कि ये उनकी सरकार का पहला काम होगा कि वो किसानों का लोन माफ करेगी और स्मॉल बिजनेसमैन का लोन माफ करेगी। तो इस तरह की घोषणा जो है इस पार्टी ने की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जो लोग थे वहां के, वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मींस मौजूदा गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, उन लोगों से अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। They were also attracted by Devilal's promise, so when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies। It means जब तो वो लोग जो वहां के जो लोग थे वो देवीलाल के प्रॉमिस से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, और जब इलेक्शंस आयोजित करवाए गए तब उन्होंने लोक दल और उनके पार्टनर्स के लिए बहुत ज्यादा वोटिंग की, उनके फेवर में वोट किया बढ़ चढ़कर। लोक दल and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly। और लोक दल और उनके जो पार्टनर्स थे उन्होंने 90 सीट्स में से, असेंबली की टोटल 90 सीट्स में से 76 सीट्स उन्होंने जीत ली। लोक दल alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly। लोक दल ने ही अकेले 60 सीट्स जीती, 60 सीट्स पर उन्होंने बढ़त बनाई, और कहीं ना कहीं उनको असेंबली में क्लियर कट मेजोरिटी थी। द कांग्रेस कुड विन ओवर 5 सीट्स। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट्स पर ही जीत मिली। सो वंस द इलेक्शंस रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। तो जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए एक बार, तो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, मतलब जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उन्होंने रिजाइन दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ओके, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। तो उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर सिलेक्ट किया। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। और जो राज्यपाल थे, मीन्स जो गवर्नर थे, उन्होंने देवीलाल को नए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आमंत्रित किया, इनवाइट किया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो 3 दिनों के बाद, इलेक्शन रिजल्ट्स के 3 दिनों के बाद जो देवीलाल थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनकी सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने स्मॉल फार्मर्स,
एग्रीकल्चर लेबर और स्मॉल बिजनेसमैन के आउटस्टैंडिंग लोन को माफ कर दिया। ठीक है। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, उनकी पार्टी ने वहां पर 4 साल रूल किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, अगले इलेक्शंस 1991 में करवाए गए, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन उस समय उनकी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और उस बार कांग्रेस को इलेक्शंस में जीत मिली और उन्होंने सरकार बनाई। सो स्टूडेंट्स, हमने इस अकॉर्डिंग देखा कि किस अकॉर्डिंग एक स्टेट में इलेक्शंस हुए, किस अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर बने, और किस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो गवर्नर थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया और वो वहां पर जाकर चीफ मिनिस्टर बने। और हमने ये देखा कि किस अकॉर्डिंग एमएलए बने, किस अकॉर्डिंग लोगों ने देवीलाल को वोट किया, और किस अकॉर्डिंग देवीलाल ने अपना वो प्रॉमिस को निभाया। तो इस अकॉर्डिंग एमएलए के लिए इलेक्शंस होते हैं, और इस अकॉर्डिंग मेजोरिटी जिसकी होती है, मींस जो नेता को जिस अकॉर्डिंग उन्होंने इलेक्ट किया, तो वो वहां के चीफ मिनिस्टर बने। तो इस अकॉर्डिंग हरियाणा में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। So students, now we are going to discuss about the next topic, that is why do we need elections? हमें elections की जरूरत क्यों होती है? Why do we need elections? Elections क्यों important होती है, इनकी जरूरत क्यों होती है? So let's begin the topic. Election takes place regularly in any democracy. It means कि स्टूडेंट्स हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड चैप्टर्स पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी में जो लोग रूल करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो इलेक्शंस जो होते हैं वो रेगुलरली होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। There are more than 100 countries in the world in which election takes place to choose people's representatives. तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 100 कंट्रीज से भी ज्यादा है जहां पर जो है इलेक्शंस होते हैं ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें। We also read that elections are held in many countries that are not democratic, और हमने ऐसा भी देखा कि वहां पर भी इलेक्शंस होते हैं जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं है। तो जिसमें हमने चाइना का एग्जांपल पढ़ा था, चाइना एक डेमोक्रेटिक नहीं है फिर भी वहां पर इलेक्शंस होते हैं। So students, let's move further. But why do we need elections? तो ऐसा क्यों है, इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है? Let us try to imagine a democracy without election. तो चलो एक ट्राई करते हैं एक ऐसी डेमोक्रेसी बिना इलेक्शंस के किस अकॉर्डिंग होगी, किस तरह से होगी। A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. क्या जो रूल है, लोगों का जो रूल है, क्या पॉसिबल है बिना किसी इलेक्शंस के? क्या वो लोग रूल कर पाएंगे अगर सारे लोग साथ बैठे हर दिन और सारे ही डिसीजन लें? क्या ऐसा पॉसिबल है? बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। और जैसा कि हम चैप्टर 1 में ऐसा पढ़ चुके हैं कि ये किसी भी लार्ज कम्युनिटी के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। और न तो ये पॉसिबल है हर किसी के लिए जिनके पास टाइम है या नॉलेज हो इन सारे मैटर के रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसा ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. इसलिए अधिकतर डेमोक्रेसीज में जो लोग रूल करते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं। ओके। और रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो हर इंसान की, हर लोगों की अपनी बातों को वहां पर रखते हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया गया है, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? क्या डेमोक्रेटिक वे में, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? क्या बिना इलेक्शंस के हम डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं बिना किसी इलेक्शंस के? क्या ऐसा पॉसिबल है? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। तो एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया जाता है उनकी एज और एक्सपीरियंस के बेस पर। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। और ऐसे जगह के बारे में सोचिए जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके एजुकेशन और नॉलेज के बेस पर चूज किया जाता है। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज। तो कहीं ना कहीं ऐसा करने में, ऐसा डिसाइड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी कि कौन ज्यादा एक्सपीरियंस है और कौन ज्यादा नॉलेजेबल है। क्योंकि कितने सारे लोग हैं, वो नॉलेजेबल हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेबल हो सकता है, लेकिन ऐसा डिसाइड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टीज। तो ऐसा है कि लोग इन डिफिकल्टीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इलेक्शंस की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती? ऐसा भी कोई प्लेस हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? क्या इस तरह के प्लेसेस को क्या हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? जिस तरीके के पर एग्जाम्पल दिया गया है तो इस तरह के प्लेसेस को क्या हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हमें कैसे जान सकते हैं कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद करती है या नहीं करती है? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? और हमें कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें इलेक्ट किया गया है, क्या ये जनता के विशेष उनकी इच्छाओं के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? How to make sure that those who the people who do not like do not remain their representatives? तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, अगर नहीं करते तो उनको क्या अपनी पोस्ट पे बने रहने देंगे, या अगर पसंद करते हैं तो क्या वो अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे, या नहीं करते तो उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है? तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. So this mechanism is called election. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्शन की डेफिनेशन निकल कर आती है कि इसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है जिसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सके एक रेगुलर इंटरवल पे और उन्हें चेंज कर सके जब वो चाहते हैं। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्शंस। तो इलेक्शंस क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज कर सके अपनी इच्छा के अनुसार। इसे हम इस मैकेनिज्म को हम इलेक्शंस बोलते हैं। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट मीन्स कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे समय में। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इलेक्शन इस अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है? जनता के ऊपर रूल किया जाता है। तो इलेक्शन जो होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन एन इलेक्शंस द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। तो इलेक्शंस में जो वोटर्स होते हैं उनकी कई सारी चॉइसेस रहती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट, दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। तो वो लोग जो जनता है वो ही ये चूज करती है कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। सेकंड है, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। तो ये जनता ही जो चूज करती है कि सरकार कौन फॉर्म करेगा और उनके लिए मेजर डिसीजंस कौन लेगा। एंड द थर्ड इज, दे कैन चूज अ पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और जनता ही ये सिलेक्ट करती है कि जो कौन सी पार्टी जो होगी वो पॉलिसीज बनाएगी और किस अकॉर्डिंग वो सरकार को गाइड करेगी और कानून को बनाएगी। तो सभी जो एक डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है, जो पीपल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं क्योंकि वही सरकार को बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जनता का रोल जो होता है वो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स।